सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था एल्वेलाई के बारे में। जो पोर्शन उसमें मैंने इसमें बचा के रखा था बताने के लिए, अब इस वीडियो में मैं उसका पोर्शन क्लियर करूंगा, बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेंटिलेशन के बारे में बताया कि वेंटिलेशन कैसे वर्क करता है वो एल्वेलाई के अंदर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा डिफ्यूजन और परफ्यूजन, यानी कि बॉडी में कैसे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, और परफ्यूजन यानी कि जो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी में आया है वो कैसे सर्कुलेट होगा हार्ट में, ठीक है, और पूरी बॉडी में, वो होता है परफ्यूजन। तो जब क्या आता है, O2 आता है, यानी ऑक्सीजन आता है। जब आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन आया भाई, ऑक्सीजन आया, यहाँ पे क्या हुआ, दो सेल्स रहते हैं, एक होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 का काम क्या होता है, डिफ्यूज करवाना, यानी मिक्सअप करवाना, एक्सचेंज करवाना, किसको, O2 का। और टाइप 2 क्या करता है, सरफेक्टेंट रिलीज करता है, जिसके कारण जो सरफेस टेंशन बना हुआ है, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अपने आप आपस में मिक्स नहीं हो पाते, अलग अलग मॉलिक्यूल, यानी दो लिक्विड मॉलिक्यूल हो या गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल हो, है ना, लिक्विड स्टेट हो या गैसियस स्टेट हो, दोनों क्या स्टेट मिक्स हो पाए, उसके लिए क्या होता है, सरफेस पे जो टेंशन रहता है या सरफेस टेंशन, उसका लो होना जरूरी है। तो उसको लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट। वो क्या करता है, सरफेक्टेंट रिलीज करता है, डीपीपीसी नाम का सरफेक्टेंट रिलीज करता है, जिसके कारण का सरफेस टेंशन क्या होता है, लो होता है। अब सरफेस टेंशन लो हो गया, अब क्या होता है, यहां से जब O2 मॉलिक्यूल आता है, O2 मॉलिक्यूल आता है तो कहां से, ये जो लेयर है पूरी, लेयर ऑफ फ्लूइड, लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेलाई, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, और कैपिलरी की जो मेम्ब्रेनस लेयर है, और एंडोथेलियल सेल की जो भी इनकी सारी लेयर्स हैं, ये किस में प्रेजेंट रहती है, ये रहती है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। क्योंकि कैसे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि भाई इनके सेल के अंदर क्या है, ये सारी सेल्स हैं, ठीक है, ये लेयर है, ये लिक्विड की लेयर है भाई, ये सेल की लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी सेल होती है, कनेक्टिव टिश्यू में भी सेल होती है, इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी सेल होती है कैपिलरी के, फिर कैपिलरी के भी एक लेयर होती है सेल की, जो कि एंडोथेलियल सेल की लेयर होती है। इन सब में सेल प्रेजेंट है, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, जो कि साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर रहता है सेल के अंदर। तो इनिशियली क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन आया ये लिक्विड से होकर गुजरेगा, ठीक है, क्या होकर गुजरेगा, लिक्विड से होकर गुजरेगा। लिक्विड से होकर गुजरने से क्या होगा, अब जो O2 है, जो कि कौन से फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, अभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। कहां होएगा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, जब वो ब्लड में आके मिलेगा और हीमोग्लोबिन से आकर अटैच होगा, ठीक है। तो O2 आया, अभी इसमें किससे कंबाइन हो गया, ये इसके फ्लूइड जो स्ट्रक्चर रहा, फ्लूइड लेयर से ये O2 कंबाइन हुआ। कंबाइन होने के बाद ये जाएगा एंडोथेलियल वाली लेयर में, ठीक है। अब इसलिए ये वन सेल थिक रहता है, ताकि जो गैस एक्सचेंज हो रहा है बॉडी का, वो प्रॉपर गैस एक्सचेंज हो पाए, किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो, जल्दी गैस एक्सचेंज हो पाए। जैसे कि अगर आप सांस लेते हो, आप जब सांस लेते हो, व्हेन यू इनहेल, जो परसेंटेज है आपका इनहेल करने का, जो लंग के अंदर जो कैविटी रहती है, कितना परसेंटेज में आप इनहेल कर लेते हो, कम से कम आपकी लंग्स में कैपेसिटी रहती है 5 to 8 लीटर ऑफ एयर। एयर को किस में नापा जाता है, लीटर्स में उसको एयर को कैलकुलेट करा जाता है। जब एयर आपकी बॉडी में जाती है तो कम से कम 5 to 8 लीटर्स ऑफ एयर आपके लंग्स में आ जाती है, कैपेसिटी रहती है लंग्स की 5 to 8 लीटर्स ऑफ एयर को स्टोर करने की। पर कितना ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है भाई, 8 लीटर ऑक्सीजन तो नहीं आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, कितना होता है, हर मिनट आपकी बॉडी में करीब, यहां पे लिख देता हूं मैं, 0.3 लीटर जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है हर मिनट, ठीक है। कितना होता है, 0.3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड इन योर ब्लड इन एवरी मिनट, ठीक है। और कितना आप इनहेल कर रहे हो, 5 to 8 लीटर, कितना कर रहे हो इनहेल, आपकी बॉडी में कितना आ रहा है, 5 से 8 लीटर आपके बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है, एयर आ रही है, पर आपकी बॉडी में कितनी सर्कुलेट हो रही है, 0.3%, 0.3 लीटर जो हो रही है, जो ऑक्सीजन है आपकी कैपिलरीज के थ्रू आपकी बॉडी में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। इतने की हमको आवश्यकता भी है, ठीक है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है बॉडी को, ठीक है। अब इतना सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेट होने के बाद क्या होता है आपकी बॉडी में, यहां से क्या होगा, इधर क्या प्रेजेंट है कैपिलरीज में, अब इतना जो पोर्शन है, समझ लो कि इतना पोर्शन कितना है, इतना पोर्शन जो है
ये पोर्शन और बाकी का रेस्ट ऑफ द ये पोर्शन, ये समझ लो वेन है, ये वेन है और ये कैपिलरी। ठीक है, क्योंकि कैपिलरी और वेन आपस में कैसे अटैच होते हैं, जैसे कि ये मेरा एक हाथ वेन है और एक हाथ मेरा कैपिलरी है। कैपिलरीज और वेन्स में ऐसे सेगमेंट्स निकलते हैं जो आपस में आके ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे आके आपस में कनेक्ट होते हैं। ये है कैपिलरी, ये रहा, ये है पूरा कैपिलरी, ये है रहा पूरा वेन। ठीक है, और उनमें ऐसे सेगमेंट्स निकलते हैं जो किसको कनेक्ट करते हैं, कैपिलरीज जो कि स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है आर्टरी का। ठीक है, वेन्स का स्मॉलेस्ट फॉर्म रहता है वेन्यूल्स। जो कैपिलरीज और वेन्यूल्स क्या होते हैं, वेन का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है वेन्यूल्स, ऐसे सेगमेंट निकाल के दोनों आपस में इंटरकोलेटेड यानी अटैच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड रहने के कारण क्या होता है, जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके कहाँ होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेटेड होगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से O2 आएगा। ठीक है, यहाँ से O2 आएगा, ये क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 इसमें अंदर आ जाएगा। ठीक है, CO2 क्या हुआ, यहाँ से इधर अंदर आ गया। O2 क्या होगा, O2 यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। जो न्यूमोसाइट क्या करेगा, इसको यहाँ पुल करके यहाँ पहुंचा देगा। वेन्यूल्स क्या करेंगे, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कैपिलरीज में, वेन्यूल्स में जो कि कनेक्टेड है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके टिश्यू रिलीज करते हैं। टिश्यूज का काम क्या होता है, जब वो काम करके थक जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, वो CO2 रिलीज करते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी में से आता है। CO2 कहाँ आएगा, वापस जो कैपिलरी से एल्वेलाई में आ जाएगा और एल्वेलाई से जो O2 आया है, ऊपर से जो आपने O2 लिया है, वो कहाँ आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। कैसे होता है, एक्सचेंज होता है। ये मेम्ब्रेन से निकलते हुए, ये सारी लेयर से निकलते हुए यहाँ पर O2 आ जाता है और O2 क्या होता है, सर्कुलेट होने लग जाता है। ठीक है, जैसे ही O2 आपके कैपिलरी में आता है और ये हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी से मिलता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है, Hb मॉलिक्यूल। Hb मॉलिक्यूल क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन का कैरी करने का काम करता है। ये क्या होता है, जैसे ही O2 इससे मिलता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही O2 हीमोग्लोबिन से मिलता है, ये कन्वर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजनेटेड है, यानी उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन रहता है तो क्या रहता है, डीऑक्सीनेटेड रहता है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। और अगर आप उसको देखोगे तो कौन से कलर में दिखेगा हीमोग्लोबिन, ब्लूइश या पर्पल कलर में दिखता है जब वो वेन्यूल्स में रहता है। ठीक है, जब वो वेन्यूल्स में रहता है और डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में रहता है तो कौन सा दिखता है, ब्लूइश और पर्पल कलर का दिखता है। पर जैसे ही ऑक्सीजन आता है, O2 मॉलिक्यूल आता है और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट मिलता है आकर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होकर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके पहले कौन से कलर में था, वो ब्लूइश और पर्पल कलर में था। और जैसे ही O2 किससे आके मिलता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे आकर जैसे ही O2 मिलता है तो उसका जो कलर है रेड, पर्पल और ब्लूइश कलर से वो कन्वर्ट होकर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो रेड कलर का जो हीमोग्लोबिन है वो भाई कौन सा हीमोग्लोबिन है, वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपकी बॉडी में फिर यहाँ से ये सर्कुलेट होने लग जाता है। सर्कुलेट होके वेन्यूल से आया, कैपिलरीज वेन्यूल से आया और यहाँ पे वेन्यूल्स और कैपिलरीज एक दूसरे से अटैच्ड है। इसने वेन्यूल से जो आया है यानी वेन से जो CO2 आया, वो CO2 एल्वेलाई में चले गया। यहाँ से जो एल्वेलाई में से जो O2 आया, वो O2 कैपिलरीज में चले गया। अब कैपिलरी से ये आगे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और जो O2 बाहर से वेन्यूल से आया है वो एल्वेलाई में आकर वहां से आप क्या करोगे, आप इसको एक्सेल कर दोगे, एक्सपेल कर दोगे। कैसे एक्सपेल करोगे, जब आप एक्सपिरेशन करोगे यानी सांस छोड़ने का काम करोगे तो क्या होगा, ये जो O2 है यहां से निकलकर यहां से CO2
CO2 भाई बाहर आ जाएगा जब आप एक्सेल करोगे। इस तरीके से ही आपका जो रेस्पिरेटरी का मैकेनिज्म मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, ताकि आप जरा मैं थोड़ी चीज में आप समझ जाओ, बहुत डीप में नहीं गया हूं मैं इसमें पॉइंट में, पर जो जो आपके पॉइंट कवर करने चाहिए था मैंने बता दिया। मैंने वेंटिलेशन बता दिया, मैंने आपको डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया कैसे डिफ्यूज होता है। यहाँ पर सरफेस टेंशन कम होने के कारण सरफेस टेंशन सर्फेक्टेंट जो रिलीज होते हैं न्यूमोसाइट के द्वारा, टाइप 2 न्यूमोसाइट के द्वारा सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं, वो सरफेस टेंशन कम करते हैं, जिसके कारण जिसके मॉलिक्यूल है एयर मॉलिक्यूल वो इस फ्लूइड मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के कारण ये आसानी से यहाँ से ट्रेवल करके कैपिलरीज में आ जाते हैं और O2 ट्रेवल करके वापस एल्वेलाई में आ जाता है और एक्सेल करके आपकी बॉडी से निकल जाता है। जो इनहेल करके आपने O2 आपकी बॉडी में लेकर आया था, वो O2 आपकी कैपिलरीज के थ्रू अब कहाँ सर्कुलेट होगा, आपकी पूरे पूरे बॉडी में हार्ट के थ्रू पंप होकर ये क्या होगा, सर्कुलेट होगा। अब देखेंगे हम परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है? परफ्यूजन वो चीज होती है जो कि आपका ब्लड होता है, ब्लड पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है उस चीज को ही परफ्यूजन यानी हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, परफ्यूजन यानी ऐसा टर्म है, यानी समझ लो कि भैया हार्ट से संबंधित है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आएगा, यहाँ पे वो क्या होगा, हार्ट में आएगा। जैसे ये हार्ट है, ये कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आएगा। यहाँ पे इसके वॉल्स हैं, क्या होगा, हार्ट में आएगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाकर ये क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहां से आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहां रिलीज हो जाएगा, ये पूरी बॉडी में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे बना के बताता हूं मैं। जैसे कि ये हार्ट है, ये चैम्बर्स है हार्ट के। ठीक है, ये ऑर्टा है, क्या है ये है ऑर्टा। ये सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। यहां से दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में आया, किसके थ्रू आया, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के द्वारा आया। यहां से क्या माइट्रल वॉल्व रहते हैं, ठीक है, वॉल्व के थ्रू आया। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम में आया, वेंट्रिकल से जाकर ये कहां रिलीज हुआ, इधर चले गया, लंग्स में चले गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट एट्रियम के थ्रू कहां रिलीज हो जाएगा, पूरी बॉडी में ये फिर रिलीज हो जाएगा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कन्वर्जन होता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपकी बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, निकल जाता है एल्वेलाई के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर। एल्वेलाई का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, यही काम करता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का। इसी के द्वारा आपकी बॉडी से CO2 रिमूव होता है, इसी के द्वारा आपकी बॉडी में CO2 का एडिशन भी होता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा एल्वेलाई के वर्क के बारे में। तो क्या देखा हमने इस वीडियो में, क्या देखा, वेंटिलेशन के बारे में देखा, ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में देखा और परफ्यूजन के बारे में देखा। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन यानी कि आपकी बॉडी में जो फ्रेश एयर का आना और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना, यही वेंटिलेशन प्रोसेस है। वेंटिलेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन, दो प्रोसेस होती है। क्या होता है वेंटिलेशन में, इंस्पिरेशन के समय अंदर जो होती है फ्रेश एयर आती है और एक्सपिरेशन के द्वारा जो CO2 है वो रिमूव होता है, यह हुआ वेंटिलेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो एयर अंदर आई है वो सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि ये जो लेयर है फ्लूइड की लेयर रहती है, ब्लू कलर की जो लेयर देखिए फ्लूइड की लेयर, सरफेस टेंशन के कारण क्या है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो इंटरेक्ट करने के लिए, सरफेस टेंशन कम करने के लिए जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, जिसको DPPC सर्फेक्टेंट होता है। वो सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिलीज करता है, कम करता है। सरफेस टेंशन कम होने से जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। अटैच होने के कारण क्या होगा, यहाँ से वो इधर ट्रेवल करके आ जाता है फिर। ठीक है, यहाँ से वो इनकी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू इनके सेल्स के ट्रेवल करके इधर आएगा और क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा। डिफ्यूजन में ये होता है। ठीक है, परफ्यूजन में क्या होता है, परफ्यूजन में जो एयर अंदर आई है, यानी जो O2 मॉलिक्यूल अंदर आया है, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन अंदर बना है, वो ट्रेवल करके जाएगा, किधर जाएगा, हार्ट के पास ज्यादा वापस ट्रेवल करेगा। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। आपकी बॉडी में दो सारी वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर दो ऐसी वेन्स रहती हैं आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कौन सी वेन्स रहती है, एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो कि बच्चे के जो शिशु से कनेक्टेड रहता है, नाभि से,
है ना, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में भी ऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं। और दूसरा होता है आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आ रही है, उसके वॉल में, माइट्रल वॉल में लेकर आ रही है, और क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू क्या हो रहा है, वो उसमें आ रहा है, और कहाँ सर्कुलेट हो जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से बाहर निकल के ऑर्टा के थ्रू वो क्या हो रहा है, बॉडी में सर्कुलेट हो जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, आपकी बॉडी में मैकेनिज्म है आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है। इस तरीके से रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में एक्ट करता है। जिसमें मैंने क्या बताया, आप कितना लीटर आप इसमें फ्लो कर सकते हो, अंदर आप एयर भर सकते हो, 5 to 8 लीटर कैपेसिटी रहती है लंग्स की एयर अंदर रखने की। इंटरकोस्टल वेन जो रहती है, मसल रहती है, उसके द्वारा क्या होता है, आपके जो थोरैक्स कैविटी रहती है वो एक्सपांड होती है और वापस भी क्या होती है, अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल के द्वारा। और कितना आप 5 to 8 लीटर तो आप अंदर कैरी करते हो, अंदर इनहेल कर लेते हो, पर कितना 0.3 लीटर ही आपके जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया। ये जो पूरा भाग एल्वेलाई है, ये कैपिलरी वाला भाग है, इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से ये आपकी बॉडी में पूरा जो एक्ट होता है रेस्पिरेशन का, इस तरीके से एक्ट करता है। और मिड ब्रेन या जो पूरा ब्रेन जो न्यूरॉन्स का सिस्टम रहता है उसमें रिसेप्टर्स रहते हैं, वही ये प्रोसेस के प्लेक्सस सिस्टम है, वो क्या करवाते हैं, यही काम करवाते हैं। जैसे कि ब्रेन का पार्ट रहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको बनाकर इसको मिटा दूं पहले, ठीक है। जैसे कि ये ब्रेन है, ब्रेन को मैंने काट दिया है, ठीक है, समझ लो इसको मैंने काट दिया है। ये ब्रेन कैसा है, ऐसा नहीं है, इसको मैंने इस सेक्शन में ऐसा काट दिया है, ठीक है। ये क्या है, सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम, ठीक है, चलो सेरेब्रम है। इधर क्या रहते हैं, चैनल्स रहते हैं, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं। ये रहा मिड ब्रेन, ये रहा पॉन्स, और नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो मिड ब्रेन और पॉन्स के बीच में एक ऐसा रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक रिसेप्टर। न्यूमोटॉक्सिक रिसेप्टर क्या करता है, इस वाले न्यूक्लियाई को या इस वाले न्यूरॉन्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इनको स्टिमुलेट करने से क्या होता है, ये रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में। यानी ये ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन सिग्नल देता है इनको कि भाई इनहेल करो, भाई एक्सहेल करो। क्योंकि क्यों जरूरी है ऐसा करना, जरूरी इसलिए है बिकॉज इन योर रेस्टिंग मोड, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो या जब आप नींद में होते हो, आप सो रहे होते हो, तब आपको पता होता है कि आप सांस ले रहे हो, आप सांस छोड़ रहे हो, नहीं पता होता है ना। तो क्या होता है, ये जो सिस्टम है अगर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप सांस ले रहे हो, आपको फिर जग रहना पड़ेगा सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए। अभी तो आपको पता नहीं होता कि आप कब सांस ले रहे हो, कब सांस छोड़ रहे हो, पर जब आप ध्यान देते हो तब आप आपकी ब्रीथिंग काउंट करते हो। पर जब आपके स्लीपिंग टाइम में भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस चलती रहे, यानी आपकी बॉडी जो है O2 और CO2 का एक्सचेंज करती रहे आपकी बॉडी, तो वो प्रोसेस कौन काम मदद करता है, जो मिड ब्रेन में जो पॉन्स वाले और मिड ब्रेन के और पॉन्स वाले बीच में जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो रहता है, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का क्लास था पूरा एल्वेलाई के बारे में था, और इस जगह पे कंप्लीट होता है। इनके नेक्स्ट वाले वीडियो में इनके मैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स बताऊंगा, और इसका जो रिफ्लेक्स सिस्टम कैसा होता है, कैसे वर्क करता है पूरे लंग्स में न्यूरॉन्स का सिस्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।